हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर हिस्ट्री ऑप्शनल आंसर राइटिंग सेशन, जिसमें हम हिस्ट्री ऑप्शनल के टॉपिक्स के पॉसिबल क्वेश्चंस जो हो सकते हैं उनके आंसर्स को डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इट विल मोस्टली सेंटर्ड अराउंड अशोका एंड हिज धम्मा पॉलिसी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोका's धम्मा वाज एसेंशियल एन एथिकल कोड rather than एन न्यू रिलीजन एग्जामिन। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अशोका का जो धम्मा पॉलिसी था इट वाज एन एथिकल कोड, कोई नया रिलीजन नहीं था, इसको एग्जामिन करना है। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है कि अशोका's धम्मा वाज अ यूनिवर्सल अ मोरल एथिकल अ फ्रेमवर्क, not a new sect or theology. Though influenced by Buddhist values, it addressed people of a different beliefs. अशोका का धम्मा कोई नया रिलीजन एस्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं थी, ये एक ब्रॉड मोरल कोड था जिसमें गुड कंडक्ट, अपेरेंस और एल्डर्स का रिस्पेक्ट, काइंडनेस, रिलीजियस टॉलरेंस, ट्रुथफुलनेस और नॉन वायलेंस जैसे प्रिंसिपल्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें पॉइंट लिखेंगे तो इट हैड एथिकल बेसिस। अशोका ने धम्मा को एब्स्ट्रैक्ट रिलीजियस फिलॉसफी बनाने के बजाय डेली लाइफ के मॉरल कंडक्ट से जोड़ा। इसका मतलब था कि एक अच्छा सब्जेक्ट अब पेरेंट का रिस्पेक्ट करे, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करे, लिविंग बींग्स के प्रति कंपैशन रखे, अननेसेसरी वायलेंस अवॉइड करे, है ना। इसका एविडेंस हमको रॉक एडिक्ट 3 में देखने को मिलता है। फिलियल पाइटी, ये क्या मतलब है ना, कि पेरेंट्स और एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना। अशोका के लिए धम्मा का स्टार्टिंग पॉइंट घर और सोसाइटी के अंदर प्रॉपर बिहेवियर था। इसलिए धम्मा सिर्फ मंक्स या रिलीजियस फॉलोअर्स के लिए नहीं था, बल्कि ऑर्डिनरी हाउस होल्डर्स के लिए भी था। रॉकेट 3 में मेंशन देखने को मिलता है। अहिंसा इज द थर्ड पॉइंट। अशोका ने अननेसेसरी किलिंग और एनिमल स्लॉटर को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की। रॉक एडिक्ट 1 में एनिमल सेक्रीफाइस और किलिंग को कंट्रोल करने की बात हुई है। रॉक एडिक्ट 1 का मेंशन आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक नुआंस याद रखना कि अशोका का अहिंसा अप्रोच एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस का मॉडर्न प्रिंसिपल नहीं है। स्टेट मशीनरी और पनिशमेंट कंप्लीटली डिसअपेयर नहीं हुए थे, एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है टॉलरेंस। टॉलरेंस, रिस्पेक्ट फॉर ऑल सेक्ट्स एंड रिलीजन, ये देखने को मिलता है। मेजर ये जो रॉक एडिक्ट है 12 में भी और 7 में भी हमको जो है रिलीजियस हार्मनी के बारे में देखने को मिलता है। अशोका का धम्मा रिलीजियस टॉलरेंस पर स्ट्रांगली बेस्ड था। मतलब अपने सेक्ट को ब्लाइंडली प्रेज मत करो और दूसरे सेक्ट को ब्लाइंडली कंडेम्ड मत करो। ये सब चीज़ें थोड़ी अवॉइड करो, सेल्फ रेस्ट्रेन रखो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखो, जिससे सोशल हार्मनी बनी रहे, है ना। तो अगला हमारा सोशल हार्मनी आ जाता है। धम्मा का एक मेजर ऑब्जेक्टिव था सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना। डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के बीच हॉस्टिलिटी जो है वो बनाए रख हॉस्टिलिटी दूर रखना और हार्मनी बनाए रखना। ठीक है, टॉलरेंस बनाए रखना, डायलॉग और हार्मनी बनाए रखना। ठीक है, नेक्स्ट इज अ ट्रुथफुलनेस। धम्मा में मॉरल स्पीच और प्रॉपर कंडक्ट इंपॉर्टेंट था, यानी धम्मा सिर्फ पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी नहीं था, ये इंडिविजुअल मोरालिटी को भी रेगुलेट करता है। कंपैशन की बात हुई है, एनिमल्स को लेके, है ना, कंपैशन की बात हुई, हमने देखा अशोका का कंपैशन ह्यूमन तक लिमिटेड नहीं था। ये रॉक एडिक्ट 2 में भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यूनिवर्सलिज्म, अभी ये क्या है, ये जो धम्मा है इट कुड अप्लाई टू एनी रिलीजन। ठीक है, किसी यूनिवर्सलिज्म देखने को मिलता है, सब रिलीजन में अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है और सब रिलीजन भी अप्लाई होता था। स्टेट प्रोपेगेशन की ऑफिशियल्स जो है वो, जैसे धम्म महामात्रास की बात हुई है, राज्य का प्रदेशिका की बात हुई है, टूर करें वो, है ना, और ज़्यादा मैसेज को फैलाएं, तो वो भी हमको देखने को मिलता है ना। स्टेट प्रोपेगेशन, अशोका ने धम्मा को सिर्फ पर्सनल फिलोसफी नहीं रखा, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को यूज़ किया। धम्मा महामात्रास जैसे ऑफिशियल्स को धम्मा रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ये हमको देखने को मिलता है। तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन में वी कैन राइट, thus Dhamma and Buddhist influenced but non-sectarian, converting kingship from merely political authority into an institution or instrument of social ethics and public morality, है ना। इसलिए बेस्ट इंटरप्रिटेशन ये है कि धम्मा जो है वो बुद्धिस्ट एथिकल जो है उसमें बुद्धिस्ट एथिकल इन्फ्लुएंस देखने को ज़रूर मिलता है, लेकिन उसका जो एस्पेक्ट है वो उससे भी ज़्यादा ब्रॉडर था। एक यूनिवर्सल सोशल मोरालिटी की बात करता है, एक इम्पीरियल गवर्नेंस की बात करता है, और ये बुद्धिज़्म का रिप्लेसमेंट रिलीजन नहीं था, बल्कि एक डाइवर्स मॉडर्न एम्पायर के लिए एक कॉमन मॉरल फ्रेमवर्क था, कोई रिलीजन नहीं था। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट आंसर हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अशोकाज अडॉप्शन ऑफ धम्मा। क्या क्या वो ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से अशोका ने धम्मा को अडॉप्ट किया? ठीक है, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि अशोकाज धम्मा इमर्ज फ्रॉम इंट्रैक्शन ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलिटिकल नेसेसिटी एंड एथिकल कंसर्न, पर्टिकुलरली आफ्टर कलिंग वॉर।
अशोका का धम्मा एक सिंगल इवेंट का रिजल्ट नहीं था, इसके पीछे कलिंग वॉर, बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस, इंपीरियल डाइवर्सिटी, वेलफेयर कंसर्न और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट सबका कंबाइंड रोल देखने को मिलता है। पहला तो जो सबको पता होता है दैट इज कलिंग ट्रॉमा। कलिंग वॉर जनरली 261 बीसी में हुआ और अशोका की लाइफ का मेजर टर्निंग पॉइंट बना। रॉक एडिक्ट 13 में इसका मेंशन देखने को मिलता है ना? इसमें अशोका का कलिंग कॉन्क्वेस्ट के कॉन्सिक्वेंसेस पर रूमर्स एक्सप्रेस करते हैं वो। ठीक है, तो ये हमको कलिंग ट्रॉमा देखने को मिलता है। सेकंड इज ह्यूमन सफरिंग। वही अशोका को सिर्फ सोल्जर्स की डेथ का कंसर्न नहीं था, रॉक एडिक्ट 13 में डेथ, डिपोर्टेशन, सफरिंग, इन सब का रेफरेंस मिलता है। इसलिए कॉन्क्वेस्ट के ह्यूमन कॉस्ट ने उनके पॉलिटिकल थिंकिंग को अफेक्ट किया। बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस भी था उन पे। अशोका बुद्धिज्म से पर्सनली एसोसिएटेड हुए। माइनर रॉक एडिक्ट में उनके बुद्धिस्ट एफिलिएशन का एविडेंस देखने को मिलता है। लेकिन बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करना और धम्मा को स्टेट वाइड एथिकल पॉलिसी बनाना एग्जैक्ट सेम चीज़ नहीं है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, एक रीज़न ये है। मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उनका। अशोका ने कॉन्क्वेस्ट को कंप्लीटली ग्लोरीफाई करने की बजाय मॉरल कॉन्क्वेस्ट को प्रेफर किया, ये हमको देखने को मिलता है। यहाँ से दिग्विजय से वो है धम्म विजय जो है उस पर आ गई। ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट जो है समझ में आता है हमको, है ना? कि वो जो है अब धम्मा पे फोकस कर रहे हैं, अब जो है वो वॉर वगैरह पे फोकस नहीं कर रहे हैं। इंपीरियल डाइवर्सिटी भी इसका एक वजह हो सकता है। मौर्यन एम्पायर बहुत ज्योग्राफिकली और कल्चरली डाइवर्स था। इसमें डिफरेंट कम्युनिटीज, सेक्ट्स, लैंग्वेज और कस्टम्स वगैरह थे। अगर रूलर एक एक्सक्लूसिव रिलीजन जो है वो इम्पोज करेगा तो रेजिस्टेंस बदल सकता है। देयरफॉर जो है ब्रॉड धम्मा वाज एडमिनिस्ट्रेटिवली मोर प्रैक्टिकल। तो ये थोड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच भी हो सकती है अशोका की, है ना? तो इंपीरियल डाइवर्सिटी कुड हैव बीन रीजन। सोशल टेंशन कुड आल्सो हैव बीन रीजन। ये कैसे? कि डिफरेंट ग्रुप्स के बीच कंपटीशन और सेक्टेरियन हॉस्टिलिटी जो है वो सोशल कोहेजन को वीकन कर सकती थी। रॉक एडिक्ट जो हमारा मेजर रॉक एडिक्ट 12 है उसमें देखने को मिलता है, उसमें एम्फेसिस है ऑन रेस्ट्रेन इन प्रेजिंग ओन सेक्ट एंड कंडेमनिंग अदर्स। इसी कंसर्न को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो एक रीजन में भी सोशल टेंशन हो सकता हो, एक रीजन में भी एडमिनिस्ट्रेटिव नीड हो सकता हो। कि धम्मा को एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क से कनेक्ट किया गया। अब धम्मा महामात्रास के क्रिएशन से क्लियर है कि अशोका एथिकल गवर्नेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते थे। तो मे बी ये भी हो सकता है। वेलफेयर कंसर्न भी हो सकता है अशोका का, कि अशोका ने वेलफेयर को किंगशिप का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बनाया। जैसे मेडिकल फैसिलिटीज देना, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह, वेल्स, ट्रीज, ये सब चीज़ें करना। ये पब्लिक वेलफेयर को रॉयल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कनेक्ट करता है। वायलेंस रेस्ट्रेन, है ना? ये तो चलो हमने देखा ही कि अननेसेसरी वो किलिंग जो है वो अवॉइड करना चाहते थे। एक पैटर्नल किंगशिप का जो है एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है कि अशोका रिपीटेडली सब्जेक्ट्स के वेलफेयर को पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में प्रेजेंट करता है। कलिंगा एडिक्ट्स में फेमस पैटर्नल मेटाफर मिलता है ना? कि सब्जेक्ट जो है वो चिल्ड्रन है। इसीलिए फादर लाइक रूलर या वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एस्पेक्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है ना? तो ये जो है कुछ रीज़न्स हो सकते थे जिसकी वजह से उन्होंने धम्म पॉलिसी फ़ॉलो की। सबसे पहला तो कलिंगा का ट्रॉमा, है ना? दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा ह्यूमन सफ़रिंग उन्होंने जो देखी, है ना? बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है रोल हो सकता था, या फिर जो है एम्पायर की डाइवर्सिटी कुड हैव बीन द रीज़न, सोशल टेंशन कुड हैव बीन द रीज़न, है ना? ये हमको देखने को मिलता है। वायलेंस रिस्ट्रेन और पैटर्नल किंगशिप कुड आल्सो बी द पॉइंट्स फॉर योर आंसर। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि कलिंगा वॉर वाज द कैटलिस्ट, but Dhamma was broader than remorse. It represented Ashoka's attempt to reconcile imperial governance with ethical legitimacy. कलिंगा कैटलिस्ट था लेकिन धम्मा की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं। बेटर फॉर्मूला में आप कलिंगा ट्रॉमा, बुद्धिज्म, इंपीरियल डाइवर्सिटी, वेलफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब का लिख सकते हैं कि दे हैड बिन द रीजन, दे माइट हैव बिन द रीजन जिसकी वजह से धम्मा पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Was Kalinga War the turning point in Ashoka's life? Critically examine. तो टर्निंग पॉइंट है, ये हमने देखा, और ये इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू हमारा पहले वाला क्वेश्चन ही, है ना? कि कैसे टर्निंग पॉइंट है, क्या क्या चीज़ें बदली, है ना? तो एक बारी डिस्कस ही कर लेते हैं वैसे तो, बट मोर और लेस इट्स क्वाइट द सेम। आपको उसी तरीके से एनालाइज करना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है द कलिंग वॉर 261 BC was undoubtedly a major turning point, but Ashoka's transformation was gradual rather than an instantaneous conversion. ठीक है, तो इसमें कुछ रीज़न हैं, जैसे रिमोर्स, जो कलिंगा का ट्रॉमा था उसके बाद में उनको बड़ा दुःख हुआ। ह्यूमन कॉस्ट जो है वो डेथ, डिपोर्टेशन, सफरिंग देख के। हमको रॉक एडिक्ट जो 13 है उसका हम मेंशन दे सकते हैं। धम्म विजय, पैसिफिक टेंडेंसी, वेलफेयर, ये सब हम जो पिछले वाले क्वेश्चन में वही है और कुछ नहीं है। कंक्लूजन देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। Yet Kalinga alone cannot explain everything. Ashoka had already shown ethical and Buddhist inclination.
and his later policies also responded to the requirement of governing a vast cultural diverse empire. तो ये जो आप कंक्लूजन है पहले वाले आंसर में भी लिख सकते हैं, ठीक है? यस, हाँ, ये वाले आप ये जो है ये कंक्लूजन अपना अपने तरीके से बना के पहले वाले में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अशोकाज धम्मा पॉलिसी या पॉलिसी ऑफ धम्मा विजय। ठीक है, इसका जो आंसर है हमको लिखना है। सबसे पहले धम्मा विजय मेंट अ विक्ट्री थ्रू धम्मा, representing Ashoka's attempt to replace territorial conquest with a moral and cultural influence। ठीक है, यानी मिलिट्री विक्ट्री के इंस्टेड मॉरल इन्फ्लुएंस को जो है एस्टैब्लिश करना। इसके कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं, जैसे मॉरल कॉन्क्वेस्ट, स्प्रेड एथिकल वैल्यूज लाइक रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, स्लेव्स और वो सब उनके लिए रिस्पेक्ट रखना, ये सब देखा हमने, है ना। तो मॉरल कॉन्क्वेस्ट का एस्पेक्ट देखने को मिलता है। पोस्ट कलिंगा एस्पेक्ट आप लिख सकते हैं, इमर्ज्ड आफ्टर रीमर्स। इस पॉलिसी का स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सप्रेशन जो है हमको रॉक एडिक्ट 13 में मिलता है। कलिंगा के सफरिंग के बाद दिग्विजय को कम किया गया, धम्म विजय को बढ़ाया गया। नॉन मिलिट्री, अवॉइडेड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कंप्लीटली अबैंडन नहीं किया मिलिट्री, पर वो उस तरीके का जो एग्रेसिव एक्सपेंशन है वो नहीं किया, है ना। ये मॉरल इन्फ्लुएंस और गुडविल क्रिएट करने का मेथड हो सकता है, मे बी धम्मा विजय, है ना। जो डैमेज हैड बिन डन और जिसकी वजह से जो है अशोका का नाम काफी खराब हुआ था, मे बी उसको ठीक करने के लिए भी हो, जस्ट एन इंटरप्रिटेशन, ठीक है। वेलफेयर के लिए हो सकता है, विनिंग लॉयल्टी थ्रू वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के थ्रू रूरल लेजिटिमेसी बिल्ड करता है, और मेडिकल फैसिलिटीज, वाटर अरेंजमेंट एक्सेट्रा इसी लार्जर एथिकल किंगशिप का पार्ट है। टॉलरेंस की अगर बात करें तो धम्म विजय का मतलब सिर्फ बुद्धिज्म स्प्रेड करना नहीं था, रिलीजियस कम्युनिटीज के म्यूचुअल रिस्पेक्ट को प्रमोट करना था। डिप्लोमेसी, इट कुड हैव बीन अ टूल फॉर डिप्लोमेसी एज वेल। रॉक एडिक्ट 13 में अशोका के धम्म इन्फ्लुएंस का रेफरेंस नेबरिंग हेलेनिस्टिक रूलर तक भी मिला है, और ये अर्ली मॉरल डिप्लोमेसी या सॉफ्ट पावर का यूजफुल एनालिटिक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। सॉफ्ट पावर, इंपीरियल लेजिटिमेसी, ये देखो ना कि एथिकल बेसिस पर जो है लेजिटिमेसी क्लेम कर रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियनिज्म, कंसर्न फॉर द सफरिंग एंड इंटीग्रेशन, कॉमन एथिकल वोकैबुलरी वगैरह यूज हुई थी कि एम्पायर बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। ये सब कुछ रीजंस हमको देखने को मिलते हैं, कुछ फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? इट रिप्रेजेंटेड एन अर्ली फॉर्म ऑफ नॉन कोएर्सिव इंपीरियल आइडियोलॉजी कंबाइनिंग डिप्लोमेसी, वेलफेयर एंड मॉरल असुवेशन। इसमें आप सिग्निफिकेंस में भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स लिख सकते हैं, अगर आपको, और वैसे तो खैर और एक्सपेंड करके लिखना चाहिए, है ना। ह्यूमैनिटेरियनिज्म का लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इंपीरियल लेजिटिमेसी लिख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स रहेंगे। इफ यू वांट टू एक्सपैंड द आंसर यू कैन, ठीक है। थोड़े पॉइंट्स ऊपर वाले से ले लीजिए, थोड़े 5-5 पॉइंट बना के लिख दिए इस तरीके से, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि धम्मा विजय डिड नॉट अबॉलिश अ स्टेट्स कोएर्सिव कैपेसिटी, rather it redefined the preferred objective of imperial power from territorial acquisition to ethical influence। इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि धम्म विजय जो है वो मिलिट्री पावर का कंप्लीट अबैंडनमेंट नहीं था, बल्कि इंपीरियल पावर के प्रेफर्ड ऑब्जेक्टिव का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, एग्जामिन द रोल ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन इन अंडरस्टैंडिंग हिज पर्सनालिटी एंड पॉलिसीज, ठीक है। तो इसमें भी मोर और लेस सेम ही पॉइंट्स आते हैं कि वेलफेयर, टॉलरेंस, पैटर्नल किंगशिप, बुद्धिज्म, रीमर्स, है ना। हिज पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी के बारे में पता चलता है। इट्स मोर और लेस द सेम आंसर, ठीक है। मोर लेस द सेम आंसर। आप जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, जैसे अशोकाज इंस्क्रिप्शन कंस्टिट्यूट द मोस्ट डायरेक्ट कंटेम्प्रेरी एविडेंस फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग हिज पर्सनालिटी, आइडियोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न, ठीक है। इसमें आंसर में लिख सकते हैं, दे आर अ रॉयल प्रोक्लेमेशन नॉट न्यूट्रल बायोग्राफी, देयरफॉर दे मस्ट बी corroborated विद आर्कियोलॉजी एंड लिटरेरी एविडेंस, कि उनको आर्कियोलॉजी और लिटरेरी एविडेंस के साथ में भी जो है देखा जाना चाहिए। एब्सोल्युटली उनको जो है पूरे तरीके से सोल जो है एविडेंस नहीं मानना चाहिए। कंक्लूजन में लिख सकते हैं, नेवरदलेस इंस्क्रिप्शन ट्रांसफॉर्म्ड अशोका फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट डायनेस्टिक रूलर into one of ancient India's best documented ruler, revealing both his ideals and administrative priorities। अशोकन इंस्क्रिप्शन ने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइमरी वॉइस दी। इनके बिना अशोका की पर्सनालिटी और धम्म पॉलिसी को एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता, ये हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोका ट्रांसफॉर्म द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ किंगशिप इन एंशियंट इंडिया। तो इसमें भी क्वाइट सिमिलर वो रह सकता है, कुछ पॉइंट्स आप दे सकते हैं, जैसे धम्म विजय, वेलफेयर, टॉलरेंस, ये सब दे सकते हैं। कुछ अगेंस्ट में भी आप पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस में भी हो सकता था, या फिर जो है सोशल टेंशन को ठीक करने के लिए हो सकता था, डिप्लोमेसी का टूल हो सकता था, है ना। या फिर जो है लोगों की लेजिटिमेसी, लॉयल्टी वापस पाने का एक टूल हो सकता था,
है ना? वो सब जो है रीज़न आप लिख सकते हैं, तो पूरे तरीके से आप डिस्कस कर सकते हैं। इट इज़ मोर और लेस द सेम आंसर। थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे तो आप खुद के तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है? तो ये जो है आंसर है आपका, ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार डिड अशोकाज़ धम्मा कंट्रीब्यूट टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न एम्पायर? ठीक है? इसमें कि कितने जो है क्या-क्या जो हमको देखने को मिलता है कि हाउ फार अशोका वाज़ सक्सेसफुल किसमें? इंटीग्रेशन में ऑफ अ मॉडर्न एम्पायर। ठीक है? तो इसमें कॉमन एथिक देखने को मिलता है, टॉलरेंस, वेलफेयर, कम्युनिकेशन, है ना? ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलते हैं। ये भी सेम ही आंसर है, सेम आंसर है। क्वालिफ़िकेशन के लिए यू कैन राइट हाउएवर इंटीग्रेशन आल्सो डिपेंडेड अपॉन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, मिलिट्री पावर, रोड्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। धम्मा अलोन कुड नॉट सस्टेन एम्पायर। तो बाकी जो है फैक्टर्स वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, रेवेन्यू, जो है ब्यूरोक्रेसी, उन सब के भी लिख सकते हैं। तो इसमें कंक्लूजन में धम्मा वाज़ देयरफॉर सप्लीमेंट्री था, कन्वर्टिंग पॉलिटिकल यूनिटी इनटू अटेम्प्ट एट एथिकल यूनिटी। ठीक है? तो इट वाज़ सप्लीमेंट्री टू इट, ऐसा नहीं है कि इसी पे सारी चीज़ें स्टैंड कर रही थी। तो धम्मा की फीचर्स लिखने हैं, उसको थोड़ा-सा एग्ज़ामिन करना है और फिर कंक्लूजन अपने हिसाब से लिख देना। ठीक है? नेक्स्ट है अशोका की रिलीजियस पॉलिसी, ये थोड़ा-सा हम देखेंगे, है ना? वैसे तो इसमें भी आपको पॉइंट्स कुछ ना कुछ तो पता ही होंगे। डिस्कस द अशोका's रिलीजियस पॉलिसी एंड हिज एटीट्यूड टुवर्ड डिफरेंट सेक्ट्स। तो हिज एटीट्यूड वाज़ टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर सेक्ट्स एज़ वेल। उन्होंने जो है क्या नाम है, डोनेशन भी दिए, फॉर एग्ज़ाम्पल बराबर केव्स टू आजीविका सेक्ट। तो ऐसा नहीं था कि बुद्धिज़्म एक्सक्लूसिव ही उनका जो है डोनेशन देखने को मिलता है हमको। ठीक है? तो इसमें इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि Ashoka personally supported Buddhism but pursued a broadly tolerant religious policy seeking harmony rather than a religious uniformity। ठीक है, ये जो है हमको मेजर रॉक एडिक्ट 13 में भी देखने को मिलता है ना? बुद्धिस्ट एफिलिएशन था उनका, पर्सनली सपोर्टेड बुद्धिज्म, माइनर रॉक एडिक्ट्स में देखने को मिलता है। उन्होंने लुम्बिनी विजिट किया, उन्होंने बोध गया विजिट किया। ठीक है? टॉलरेंस जो है उसका पता चलता है, ये रॉक एडिक्ट जो है 12 में पता चलता है। रॉक एडिक्ट जो है हमको अच्छा मैंने 13 बोला था थोड़ी पहले। 12 और 7 में जो है रिलीजियस टॉलरेंस की बात हुई है। 13 में कलिंग वॉर की बात हुई है और कुछ रूलर्स, साउथ के रूलर्स और ग्रीक रूलर्स की बात हुई है। ठीक है? सेल्फ डायलॉग की बात करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करते हैं। रॉक एडिक्ट 12 का एम्फेसिस है कि डिफरेंट सेक्स को एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, देयर शुड बी अ प्रॉपर डायलॉग। सेल्फ रेस्ट्रेंट, अपने सेक्ट को अननेसेसरीली ग्लोरीफाई और दूसरे को जो है गलत तरीके से दिखाना, है ना? कंडेम्न करना, वो डिस्करेज किया गया अशोका के थ्रू। ब्राह्मणास की बात करें तो अशोका ने धम्मा में ब्राह्मणास का रिस्पेक्ट जो है उस पे एम्फेसिस दिया है, देखने को मिलता है हमको उनके मेजर रॉक एडिक्ट में। श्रमण एस्थेटिक ट्रेडिशन को भी रिकॉग्नाइज़ किया उन्होंने, डिफरेंट शमनास को रिकॉग्नाइज़ किया। आजीविका सेक्ट्स इम्पोर्टेंट है, बराबर जो केव्स हैं वो आजीविका सेक्ट को ग्रांट की गई। सपोर्ट का स्ट्रॉन्ग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है इसमें और ये इम्पोर्टेंट एविडेंस है बिकॉज़ इट शोज़ अशोका's patronage was not limited exclusively to Buddhism। जैनिज़्म की अगर बात करें, जैनिज़्म की बात करें, तो अशोकन पॉलिसी को जैन परसिक्यूशन के मॉडल के रूप में प्रेज़ेंट करना इनकरेक्ट है। ओवरऑल पॉलिसी सेक्टेरियन कोएग्जिस्टेंस की थी, तो ये जो है कोई सिस्टमैटिक परसिक्यूशन ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिलता, जनरल टॉलरेंस देखने को मिलती है। तो जस्ट एक पॉइंट लगाना था तो हमने जैन वाला भी पॉइंट लिख दिया। रिलीजियस हार्मनी देखने को मिलती है, नॉन एक्सक्लूसिविज़्म देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखा। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि अशोका's policy was neither Buddhist exclusivism nor modern secularism. It was a form of state-sponsored religious pluralism grounded in ethical coexistence. ठीक है, क्या देखा अशोका जो है वो पर्सनली बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस थे, पॉलिटिकली प्लूरलिस्ट थे, उसके साथ में एथिकली यूनिवर्सलिस्ट थे। बट मॉडर्न सेक्युलर का कॉन्सेप्ट उससे डायरेक्टली जो है बिल्कुल वैसे ऐसा नहीं है कि मॉडर्न सेक्युलरिज्म की तरह ही उनका था, बट समवॉट रिलीजियस टॉलरेंस, प्लूरलिज्म देखने को मिलता है अलोंग विद एथिकल कोएग्जिस्टेंस। ये हमने देखा। ठीक है? अब इसका भी आंसर सेम ही हो सकता है, अशोका वाज़ नीदर अ बुद्धिस्ट किंग नॉर अ सेक्युलर रूलर। इसमें भी आजीविका सेक्ट्स आप बाकी सेक्ट्स के बारे में सेक्टेरियन के बारे में लिख सकते हैं, रॉकेटिस्ट के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है? तो ये भी दिस इज़ ऑल्सो मोर और लेस द सेम आंसर। ब्राह्मणास के बारे में लिख सकते हैं कि उनके रिस्पेक्ट की बात हुई है। ठीक है? तो ये भी मोर और लेस आंसर सेम ही होगा। इसे कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि अशोका वाज़ बेस्ट बी अंडरस्टूड एज़ एन बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस यूनिवर्सलिस्ट whose political ideologies was wider than Buddhism and fundamentally different from a modern secular constitutionalism। ये हमको देखने को अब मिलता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिलेशनशिप बिटवीन अ धम्मा एंड अ बुद्धिज्म। ठीक है? धम्मा और बुद्धिज्म में क्या जो है रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो धम्मा और बुद्धिज्म का रिलेशनशिप क्लोज है बट आइडेंटिकल नहीं है। बुद्धिज्म इंटेलेक्चुअल या एथिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। धम्मा जो है इंपीरियल सोशल अडैप्टेशन है उसका थोड़ा-सा।
ठीक है? अहिंसा की बात होती है दोनों में, जैसे स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट वैल्यू जो है अहिंसा को वो कंडेम करते हैं, है ना? ये बुद्धिज़्म में। अशोका ने इसे ब्रॉडर पब्लिक एथिक्स में कन्वर्ट किया। कंपैशन की बात करें तो बुद्धिस्ट कंपैशन का इन्फ्लुएंस जो है वो अशोकन वेलफेयर में भी विज़िबल देखने को मिलता है। मॉरल कंडक्ट की बात करें तो पर्सनल एथिकल बिहेवियर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से कंपैटिबल है। ठीक है? रिस्पेक्ट की बात करें तो बुद्धिस्ट एथिक्स में जो है हमको यहाँ पे भी देखने को मिलता है अशोका वाले में। टॉलरेंस भी संघ में क्या है कि अशोका पर्सनली संघ से कनेक्टेड थे बट धम्मा का टारगेट एंटायर पॉपुलेशन थी, इट वाज़ नॉट जस्ट अ संघ। ठीक है? तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। टॉलरेंस वाज़ आल्सो कंपैटिबल टू बुद्धिज़्म। 4 नोबल ट्रूथ जो है 4 नोबल ट्रूथ होते हैं, कोर डॉक्ट्राइन बने इनके। इसमें ऐसा कुछ प्रोपेगेशन देखने को नहीं मिलता। एट फोल्ड पाथ बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन का मेजर पिलर है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट आइडियोलॉजी है। धम्मा जो है वो बुद्धिस्ट एथिकल फ्रेमवर्क देखने को मिलता है। यहाँ पे इंपीरियल यूनिवर्सलिज्म के तरीके से हम उसको देख सकते हैं। ठीक है? इस तरीके से। जैसे धम्मा एडिक्ट्स में 4 नोबल ट्रूथ को स्टेट वाइड डॉक्ट्रिन के रूप में नहीं प्रोपेगेट किया गया। एट फोल्ड पाथ को नहीं उस तरीके से प्रोपेगेट किया गया। इंस्टेड धम्मा को डेलिबरेटली ऐसा बनाया गया कि नॉन बुद्धिस्ट भी एक्सेप्ट कर सकें उसको। है ना? तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है हमको। अशोका के पब्लिक धम्मा एडिक्ट का फोकस प्राइमरीली सोशल मोरालिटी पर है ना? कोई सिस्टमैटिक निर्वाण या फिर मोक्ष प्राप्ति को लेके नहीं है। तो सिमिलर नहीं है ये दोनों, है ना? तो नेक्स्ट जो है क्रिटिकल पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि धम्मा वाज़ देयरफॉर नॉट आइडेंटिकल विद बुद्धिज़्म। कुछ जो पॉइंट्स हैं जो मिलते हैं जैसे कंपैशन हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, ये सब चीज़ें टॉलरेंस हो गया, ये सब देखने को मिलता है। लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, कहीं से भी नहीं है। अशोका सिलेक्टिवली ट्रांसलेटेड एथिकल एलिमेंट्स इंटू सोशली एक्सेसिबल कोड, है ना? वो सोसाइटी का गवर्नेंस सिस्टम था धम्मा और वहाँ पे बुद्धिज़्म जो है वो निर्वाण मोक्ष की बातें करते हैं, है ना? तो डिफरेंस है। गवर्नेंस टूल था धम्मा एक, ठीक है? फिर कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि द रिलेशनशिप वाज़ वन ऑफ द इन्फ्लुएंस विदाउट आइडेंटिटी। बुद्धिज़्म शेप्ड अशोकन मॉरल आउटलुक व्हाइल धम्मा अडॉप्टेड अ सिलेक्टेड एथिक्स इनटू अ नॉन-सेक्टेरियन इंपीरियल फ्रेमवर्क. Dhamma was not a secularized Buddhism nor a completely independent ideology. It was a selective adaptation of Buddhist and broader Indian ethical values into a universal imperial code. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अशोकाज वेलफेयर पॉलिसी एंड सिग्निफिकेंस फॉर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है? तो अशोका की जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में लिखना है। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। क्वेश्चन है अशोका एक्सपैंडेड द आइडिया ऑफ किंगशिप बाय लिंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन विद पब्लिक वेलफेयर, ह्यूमन गवर्नेंस एंड एनवायरमेंटल कंसर्न। अशोका ने वेलफेयर को किंगशिप का इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया और ये मेजर्स मटेरियल वेलफेयर के साथ में ह्यूमन गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिटिमेसी को कंबाइन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हेल्थ केयर, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात हुई है। एडिक्ट जो है मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड में इसकी बात हुई है। मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड ह्यूमन और मेडिकल ह्यूमंस के मेडिकल ट्रीटमेंट के अरेंजमेंट का रेफरेंस देता है। दिस शोज स्टेट कंसर्न बियॉन्ड टैक्सेशन एंड सिक्योरिटी। एनिमल्स के लिए वेटनरी केयर की बात करते हैं इन रॉक एडिक्ट 2। ठीक है? ये अशोका के वेलफेयर कॉन्सेप्ट को ह्यूमन प्लस एनिमल डायमेंशन देता है। मेडिसिनल प्लांट्स हर्ब्स की बात हुई है। मेडिसिनल हर्ब्स को ग्रो या अरेंज करने की पॉलिसी हमको देखने को मिलती है, पॉलिसी का मेंशन देखने को मिलता है। वेल्स वाटर अवेलेबिलिटी इम्प्रूव करना पब्लिक वेलफेयर का जो है मेजर एलिमेंट हमको देखने को मिलता है। रोड साइड प्लांटेशन देखने को मिलता है हमको, रोड साइड ट्रीज जो है वो शेड प्रोवाइड करते हैं, ट्रैवलर्स को कंफर्ट देते हैं, ऐसे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा रेस्ट फैसिलिटीज ट्रैवल वेलफेयर्स भी जो है वेलफेयर भी अशोकन पॉलिसी के ब्रॉडर जो है वेलफेयर ओरिएंटेशन का पार्ट था। जस्टिस वाज़ ऑल्सो अ पार्ट, ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। अशोका ने जस्टिस को ह्यूमन बनाने पर एम्फेसिस दिया। इवन जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए भी कंपैशनेट ट्रीटमेंट की बात हुई है। पिलर एडिक्ट में प्रिजनर रिलेटेड कंपैशनेट मेजर्स को रिव्यू का एविडेंस मिलता है हमको। ऑफिशियल्स की बात हुई है, वेलफेयर ओरिएंटेड ड्यूटीज़ उनको दी गई हैं, धम्मा महामात्रा इसको अपॉइंट किया गया है ना? और कम्युनिकेशन में रॉयल ऑर्डर्स और ज़्यादा एक्सेसिबल गवर्नेंस के थ्रू रूलर सब्जेक्ट रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेंथन किया गया। तो इस तरीके से हमको जो है ये कुछ जो है सिग्निफिकेंस या मेजर्स देखने को मिलते हैं अशोका की धम्म पॉलिसी के। ठीक है ना? ये हमने देखा। तो दीज़ मेजर्स स्ट्रेंथेंड स्टेट लेजिटिमेसी, इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव रीच एंड गिव मॉडर्न गवर्नेंस अ स्ट्रॉन्गर वेलफेयर ओरिएंटेशन। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन में वी कैन राइट कि अशोका डिड नॉट क्रिएट अ मॉडर्न वेलफेयर, rather he embedded welfare within ancient imperial kingship, making public well-being a recognized responsibility of the ruler.
इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? अशोका एम्बेडेड वेलफेयर ऑब्लिगेशन विद इन एंशिएंट इंपीरियल किंगशिप, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डिड अशोका अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश अ मॉरल रिलेशनशिप बिटवीन रूलर एंड हिज सब्जेक्ट? तो ये वही पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी, पैटर्नलिज्म, धम्मा, टॉलरेंस, ऑफिशियल स्ट्रीमर्स, है ना? ये सब चीज़ें आप जो है इसमें लिख सकते हैं। ठीक है? कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि अशोका's model made kingship reciprocal in moral terms. The ruler owed a welfare, justice, and ethical guidance to subject, while subjects were encouraged towards obedience, respect, and social harmony. This was a significant ideological evolution in ancient Indian statecraft. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रहा हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।